हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑफ 5 जुलाई 2022। स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़ रीडिंग को, पर उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इस परिंदे की तरह बनो ज़िंदगी में। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि आप सिर्फ ज़मीन को अपनी मंजिल मान लो। आसमान को देखो यार, ऊपर उड़ो। जब बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। तो इसी नोट पर हम अपने आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 पर हमें देखने को मिला एक आर्टिकल, होटल्स कांट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्ज। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इशू किया गाइडलाइंस मंडे को एंड बोला होटल्स को, रेस्टोरेंट को कि वो कलेक्ट नहीं कर सकते सर्विस चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स डेलिबरेटली। These establishment should not add service charge automatically or by default to the food bills. डिफ़ॉल्ट के थ्रू हो या ऑटोमेटिकली वो करना चाहें, किसी भी रूप में वो ये नहीं कर सकते। नो होटल्स और रेस्टोरेंट शैल फोर्स अ कस्टमर to pay the service charge and shall clearly inform the customer that service charge is voluntary, ऑप्शनल एंड एट अ कंज्यूमर्स डिस्क्रिशन। कंज्यूमर की डिस्क्रिशन है सर्विस चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये किसने बोला है? ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने बोला है अपनी गाइडेंस के थ्रू। हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है CCPA। तो जब हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करते हैं, इसको बनाया गया जिससे प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके एंड एनफोर्स किया जा सके राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो हमारे जैसे जो कंज्यूमर होते हैं उनके राइट्स के एक तरीके से मसीहा के रूप में ये आया है। इट फंक्शंस अंडर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये रेगुलेट करता है मैटर को जो कि वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट से रिलेट करते हैं, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग आते हैं, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आते हैं। ये क्या कर सकता है? ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इनकी एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है एंड दे मे कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड इंक्वायरिंग इनटू द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, इन्वेस्टिगेटिंग एंड टेकिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन या प्रॉपर एक्शन। ये चीज़ करता है कि पहले तो ये देखता है कि क्या वायलेशन हो रहा है कंज्यूमर के राइट का, किस बेसिस पर हो रहा है, एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इट कुड पास ऑर्डर्स टू रिकॉल गुड्स या फिर विड्रॉ सर्विसेज दैट आर हैजार्डियस। अगर इन्हें लगता है कि कोई एक्शन या कोई सर्विस लोगों के लिए डेंजरस हो सकती है, उनके लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो उनको हैजार्डियस करार कर सकता है एंड रिफंड द प्राइस पेड। इट इशूज़ डायरेक्शंस टू दिस कंसर्न ट्रेडर, हो गए मैन्युफैक्चरर, एंडोर्सर्स, एडवर्टाइज़र, पब्लिशर, जिससे वो क्या कर सकें, अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है लोगों के लिए तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकें, या मिसलीडिंग अगर कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो उसको हटा सके। इट इशूज़ सेफ्टी नोटिसेस। सेफ्टी नोटिसेस को ये लेकर आता है टू द कंज्यूमर कि अगर कोई गुड एंड सर्विसेज इनको अनसेफ लग रहा है, हजार्डियस लग रहा है, तो ये लोगों को पहले ही आगाह कर देता है। एंड ये किसके थ्रू बनी थी? ये बनी थी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो पेज नंबर 1 पर हमें ये जो आर्टिकल है वो देखने को मिला। पेज नंबर 2 पर हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, दिल्लीज MLA गेट 1 स्टेप क्लोजर टू 66% पे हाइक। देखो, दिल्ली के जो MLA हैं वो 1 स्टेप क्लोजर आ गए हैं कि उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। 66.7% इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बिल्स आते हुए नज़र आए हैं। एंड ये जो दिल्ली सरकार है वो इस समय ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सालों से बढ़ा भी नहीं था। द बिल प्रपोज टू इंक्रीज द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल द MLA, जिसके अंदर चीफ विप आते हैं, असेंबली स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ये सब आते हैं। करंटली द करंट सम ऑफ 54,000 रुपी टू 90,000 पर मंथ, ठीक है, हमें जो इंक्रीज़ है वो देखने को मिलेगा। सिसोदिया जी ने कहा कि ये जो रेज हो रहा है ना, ये रिस्पेक्टेबल है एंड इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। वो ऐसे पोस्ट पे, ये जो पोस्ट हैं, ठीक है, इनको रिक्वायरमेंट थी कि इनकी जो सैलरी है वो हाइक करी जा सके, तो रीजनेबल हाइक देखने को मिलेगा। एंड देयर हैज़ बीन परसिस्टेंट डिमांड बाय द MLA कि बढ़ा दो, हमारी फैसिलिटीज़ को बढ़ा दो, तो इसके चलते ये चीज़ आई है। तो ये जो स्टेप ले रही है ना दिल्ली सरकार, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलेगा एंड हो सकता है जो MLAs हैं, देखो वो तो दिख ही रहा है कि उनको तो फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो इसको सपोर्ट करेंगे, बट दूसरी साइड हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है। मूव ऑन करते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। सेंटर स्टॉप्स वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हमें देखने को मिला। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट
ERCB, ठीक है, जो कि बेनिफिट करने वाला है 13 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑफ राजस्थान। कैसे करके? इंटरलिंक करके 3 रिवर्स को। उसमें एक पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया है एंड क्या हो गया है कि सेंटर कह रहे हैं कि आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो इस वर्क को। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका रीज़न बताया कि लैक ऑफ कंसेंट हमें बाय द स्टेट या बाय द अदर स्टेट्स देखने को मिल रहा है। राजस्थान बार बार डिमांड कर रहा है कि इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दे दो। नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिल जाता है तो ज़्यादा पर्क्स हो जाते हैं, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। तो राजस्थान ये कोशिश कर रहा है बट अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो डिले देखने को मिल रहा है एंड अभी तो सेंटर ने ये कह दिया है कि आप इसको स्टॉप कर दो। ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये क्या करने वाला है, ये ट्रांसफ़र करने वाला है एक्सेस वाटर फ्रॉम द चंबल रिवर टू दी एरियाज़ जहाँ पर हमें स्कैरिसिटी देखने को मिल रही है पानी की एंड जहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जैसे रेनी सीजन में हमें पानी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, तो उस पानी को हम फर्दर क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर कैनाल के थ्रू। अब देखो इसके अंदर ये आया है पर हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। तो चंबल रिवर की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया। फ्लो करता है ये थ्रू 3 स्टेट्स, दैट इज़ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश बाउंड्री। चंबल रिवर को चरमनवती भी कहा जाता था एंशिएंट टाइम्स में एंड लार्जेस्ट रिवर है फ्लोइंग थ्रू दी राजस्थान स्टेट। ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की एंड राइजेज इन विंध्यास रेंज नियर मऊ इन इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंड ट्रिब्यूटरीज अगर हम इसकी देखें तो बानस एंड मेज हमें देखने को मिलता है एंड राइट ट्रिब्यूटरीज हैं पर्वती, काली, सिंध, शिप्रा, ये सब। ठीक है, मैप के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही चंबल नदी। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आप क्लोज इसका जो बेसिस है वो देख सकते हैं। अब देखो क्या होगा कि चंबल नदी बेसिन जो है अगर उसमें सरप्लस वाटर है तो उस वाटर को क्या कर दिया जाएगा, उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे जहाँ पर जैसे वाटर स्कैरिसिटी है, राजस्थान में तो हमें देखने को मिलता ही है कि वाटर स्कैरिसिटी का इशू रहता है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इट विल बेनिफिट अलॉट। तो पर यहाँ पर अब स्टॉप लग गया है तो इसकी वजह से ये आर्टिकल हमें देखने को मिला है। मूव ऑन करते हैं एडिटोरियल की तरफ, पेज नंबर 6 की तरफ। अ क्योटिक वर्ल्ड, द पेरिस ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। देखो ऐसे टाइप के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सिनेरियो को डिस्कस किया गया है। इसके अंदर बताया गया द टाइम इज़ नॉट अपॉर्चून फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्यों? क्योंकि इस समय कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए भी अगर आप जाओगे ना किसी कंट्री के पास, तो आपको देखने को मिलेगा कि सब अपने खुद के एजेंडाज लेके खड़े होंगे, सब अपने खुद के प्रॉफिट्स को लेकर खड़े होंगे कि पहले आप इनको पूरा करो फिर हम आपका करेंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी इस समय इंटरनेशनल वर्ल्ड में इट इज़ नॉट ईजी। 14 वर्चुअल ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय द चाइना जून 23 to 24 में हमने क्या देखा, हमने ये चीज़ देखने की कोशिश करी कि चाइना क्या कर रहा था, हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था ग्रुपिंग को एंड अपने जो एजेंडाज हैं कि वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना चाहता है, उसको वो बार बार सामने रख रहा था। ब्रिक्स वॉज नॉट मेंट टू बी पॉलिटिकल ग्रुपिंग, जब एक इकोनॉमिक ब्रिक बना, ठीक है, उस टाइम पर नहीं था, पर अब क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जो ब्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इंक्लाइन हो रहा है। तो देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ब्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ एन एक्रोनिम है एक तरीके का फॉर ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जो कि हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड ये जो मेंबर्स हैं दे आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल अफेयर्स। 2009 में ब्रिक्स नेशन हैव मेट एनुअली एंड उसके बाद से वो मिल रहे हैं एंड फर्स्ट 4 वर ग्रुप एज ब्रिक। ठीक है, पहले से ब्रिक बना था। ठीक है, जब गोल्ड्समैन सैक इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील इसको लेकर आए थे, ठीक है, उन्होंने इसको कॉइन किया था वर्ड को, उस समय ये खाली ब्रिक था। बाद में हमें देखने को मिला कि जो साउथ अफ्रीका है वो ऐड ऑन हुआ। ठीक है, एंड हमें उसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिली हैं। अब इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना विच वर एक्सपेक्टेडली टू कलेक्टिवली डोमिनेट ग्लोबल वर्ल्ड बाय 2050, उसके अंदर हमें थोड़े से डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। सीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ नॉन वेस्टर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, China welcomed the idea of BRIC as a nucleus of new economic grouping and invested energy and resources in building of it. तो BRICS को बेसिकली इस फॉर्म में इस दिमाग से बनाया गया था कि हम एक नॉन वेस्टर्न ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो अपने लिए बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दी हैं, हमारे लिए क्या, तो हम क्या करेंगे, हम भी एक ऐसी ग्रुपिंग फॉर्म करेंगे जहाँ पर हम और भी अच्छे बेसिस पर जो चीज़ें हैं उनको डील कर सकें। ठीक है, एंड बाद में हमें देखने को मिला कि साउथ अफ्रीका भी इसके अंदर आ गया।
The composition of the group had its own contradiction right from the beginning. Two permanent members of the Security Council together were three aspirants to permanent membership appeared like two carnivores and three herbivores invited to the same meal. Little possibility for a change in menu. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो ग्रुपिंग है इसको अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो दो तो यहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि परमानेंट मेंबर बनना चाह रही हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड थ्री एस्पिरेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ऑफ परमानेंट मेंबरशिप. ठीक है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे कि दो कार्निवोर्स हो गए एंड तीन हर्बीवोर्स हो गए जो कि इस पर्टिकुलर जगह पर इनवाइटेड हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना इंटरेस्टिंगली बताने की कोशिश करी गई है कि सबकी एस्पिरेशंस डिफरेंट है, एंड जब सबकी एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं तो दैट टाइम कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकम्स हार्ड. तो इसीलिए इतना ईजी नहीं है कि ग्रुप फॉर्म कर देना उसके बाद जस्ट एनुअली मीटिंग करते रहना. हमारे एजेंडाज जो होते हैं, दूसरे के एजेंडाज जो होते हैं, उनको कलेक्टिवली पूरा करना पड़ेगा. देखो ब्रिक्स का ऐसा भी नहीं है कि ब्रिक्स ने आगे मूव ऑन नहीं करा है एंड नई नई चीज़ें वो नहीं लेकर आया है. ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हो गया, कॉपरेशन इन सर्टेन सेक्टर्स, ये सब हमें देखने को मिले. तो ब्रिक्स की जो मान्यता है उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते. If Pakistan raising bilateral issue with the Kashmir issue on every occasion merited a boycott of South Asian Association for Regional Cooperation. देखो पाकिस्तान के चलते हमें पता है हमने सार्क को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था एंड हमने क्या कोशिश करी कि हम ब्रिक्स मीटिंग के थ्रू जो कंट्रीज़ हैं उनके पास जा सकें. द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर इंडियाज अटेंडेंस वॉज दैट इट डिड नॉट वॉन्ट टू मिस अ कॉन्क्लेव दैट कुड डिटरमाइन द डायनेमिक्स. हम देखो क्या कर रहे हैं अभी इस समय, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें इंटरनेशनल वर्ल्ड में जिसके तहत हमारा जो फ्यूचर कोर्स है वो बिगड़ जाए. हमें क्या करना है, हमें इंडो पैसिफिक रीजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है. बट चाइना एंड रशिया डू नॉट फेवर इवन द चेंज ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ द रीजन फ्रॉम एशिया पैसिफिक टू इंडो पैसिफिक. देखो चाहे हम कितना ही एंगेजमेंट कर लें रशिया के साथ, पर चाइना एंड रशिया दोनों ही कहीं ना कहीं फेवर नहीं करते हैं कि इवन हम नोमेनक्लेचर तक चेंज कर सकें एशिया पैसिफिक रीजन का एज इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें एंड अपनी एंगेजमेंट को ज़्यादा बढ़ाएं. चाइना शोड नो एंथुजियाज्म टू ब्रिंग इंडिया टू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन. ये भी हमें देखने को मिला इवन आफ्टर इंडिया मेट वेरियस क्राइटेरियाज ऑफ अ लिबरलाइज्ड इकोनॉमी. ठीक है, हम हैं कि हम जा सकते हैं, ठीक है, एज अ मेंबर इन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बट हमें देखने को मिला कि चाइना डिडंट शोड एनी एंथुजियाज्म. तो हम देख सकते हैं कि चाइना एज वेल एज रशिया, देखो सब लोग यहाँ पर कंपटीशन में हैं, ये चीज़ याद रखनी है. द चेंज ऑफ रशिया इवन मोर ड्रामेटिकली डिफरेंट फ्रॉम सिंस February 2022. यहाँ पर ये भी बोला गया है इस आर्टिकल में कि रशिया की अगर हम थिंकिंग को देखें ना तो हमें एक देखने को मिलेगा कि February 2022 से ही एक चेंज आता हुआ नज़र आया है. चेंज बहुत बेसिस पर है. अगर हम देखें पहले रशिया एंड इंडिया के हमेशा से ही कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं, हमारे टाइज भी अच्छे रहे हैं, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रहे हैं. बट अभी क्या है, रशिया चाइना के साथ भी अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है. अगर हम 1962 को रिकॉल करें तो उस टाइम पर भी रशिया ने हमें सपोर्ट नहीं करा था चाइना के अगेंस्ट. ठीक है, रशिया क्या कर रहा है इस समय, रशिया का जो इंक्लिनेशन है वो इंडिया एज वेल एज चाइना दोनों की तरफ है. उन्हें लग रहा है कि जहाँ पर भी फ़ायदा हो वहाँ से फ़ायदा ले लेना चाहिए. रशिया इज़ लीगली ऑब्लाइज टू टेक चाइनीज साइड इन एनी फ्यूचर शोडाउन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. ठीक है, ये हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है. एंड रशिया का जो यूक्रेन के साथ सिचुएशन हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो मेजर डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो गए हैं. रशिया कंटिन्यूइंग इट्स वॉर इन यूक्रेन एंड चाइना कंटिन्यूइंग टू ऑक्यूपाई इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख, ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है एंड दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. इंडिया को दोनों से ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो ही रही है. इंडियाज़ प्रेजेंस देखो, अगर हम G7 की बात करें, ये तो ब्रिक्स की बात हो गई, फिर उसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हो गई. अगर हम G7 समिट की बात करें जो कि अभी भी हुई, उसमें क्या देखने को मिला कि हमें इनवाइट किया गया. ठीक है, एंड वहाँ पर हमें माना कि हमने रशिया एंड यूक्रेन के रिगार्डिंग हमने एकदम से आउटराइटली कुछ भी अपना स्टैंड नहीं लिया, हमने एकदम से आगे कुछ नहीं बोला, या फिर PGI हो गया US का, हमने उसको भी बढ़ चढ़ कर उसके बारे में डिस्कशन नहीं करें. बट हम किन बातों पर अड़े रहे, हम कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से रिलेटेड हमने काफ़ी एंगेजमेंट्स को देखा है एंड अपने बेसिस पर जैसे इन्वायरमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग हमने इन्वॉल्वमेंट अपनी रखने की कोशिश करी है. तो अभी देखो क्या हुआ है, G7 समिट में भी हम मिले,
डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पर हम मिल रहे हैं एंड अपनी एंगेजमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इंडियाज़ गेन हैज़ बीन द अपॉर्चुनिटी इट गॉट टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड लीडर्स से मिलना चाह रहे हैं हम. Though it was tinged with the disappointment that India as a Quad member did not condemn Russia's action in Ukraine. ये बोला गया था वहाँ पर, कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसिज्म भी मिला है कि हम क्वाड के मेंबर होते हुए भी हमने रशिया के जो एक्शंस हैं यूक्रेन की तरफ उनको आउटराइटली हमने गलत नहीं बोला. बट ठीक है, देखो इंडिया अपना स्टैंड ले रहा है. इंडिया क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एक पैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है एंड अपना जो काम है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है. द लिमिटेड गेन्स ऑफ इंडिया एट द ब्रिक्स एंड G7 समिट हैव बीन इन कॉन्ट्रास्ट विद एंथ्यूजियास्टिक वेलकम इन यूएई में बल्कि हमें ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है. यहाँ पर तो हम थोड़े डिप्लोमेटिक थे, बट यूएई के साथ जब हम मिले हैं तो सिचुएशन बड़ी है एंड हमने मल्टीलेटरल लेवल पर नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही है एंड ग्लोबल जो क्योटिक सिचुएशन है उसको हटाकर हम क्या कर रहे हैं, अपनी बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं उनको स्टैब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें बल्कि ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली है. तो ये जो आर्टिकल था ना, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था. इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप पढ़ते हैं, जीएस पेपर नंबर 2 का जो पार्ट है, आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आप एक ग्लोबल सिनेरियो को होलिस्टिक वे में समझ पाएंगे. इंडिया इस समय क्या कर रहा है इसको आप समझ पाएंगे. पेज नंबर 6 पे एक और आर्टिकल है, इंडिया नीड टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस. देखो 75 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई है एंड अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें इन 75 ईयर्स को, तो हम इंडिया को सराह सकते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी है साइंस के बेसिस पर, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, मेडिसिन के बेसिस पर एंड एंशिएंट ट्रेडिशन एंड सिविलाइज्ड नॉलेज बेस को हमने और बढ़ाया है. विजडम, हेल्थ, हर बेसिस पर हमने काम किया है. बट अगर हम पब्लिक हेल्थ को देखें उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना है. जैसे कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन 35.5% हमें स्टंटेड देखने को मिलते हैं, 67.1% हमें अनीमिक देखने को मिलते हैं, एट्रीब्यूटिंग टू 68.2% ऑफ अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी. चाइल्ड मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड पुअर न्यूट्रिशन इसका बहुत बड़ा कारण है एंड लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसका बहुत बड़ा कारण है. तो इन बेसिस पर हमको वर्क करना पड़ेगा. एंड देखो ये बच्चे अगर इनकी स्टार्टिंग से ही अगर इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो एडल्टहुड में ये क्या काम कर पाएंगे. हाई रिस्क होगा इनके पास कि ये क्रॉनिक डिजीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोटेंशन, ओबेसिटी. ठीक है, तो हमें होलिस्टिक वे में काम करना पड़ेगा. अब देखो इसके रिगार्डिंग स्कीम्स भी आई हैं, जैसे कि पोषण अभियान हो गया, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम रिड्यूस कर सकें माल न्यूट्रिशन इन वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स. अब तो पोषण 2.0 आ गया है. ठीक है, इसका जो फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है एंड इसने क्या किया, इसने स्पेशल एम्फोसिस रखा है सेलेक्टेड हाई इम्पैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस एंड उसके साथ साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रही है न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस को, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे मदर को, इन्फेंट को एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन को एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को, इन्हांस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे इम्प्रूव्ड वाटर की, सैनिटाइजेशन की, हाइजीन की, प्रॉपर फूड की. ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड डाइट को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो पोषण अभियान जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आए हैं एंड इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मदद करी है, बट फिर भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनके ऊपर वर्क करना ही होगा. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 को कंपेयर किया जाए अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2015-16 से, तो हमें सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी. एंड ये जो इम्प्रूवमेंट है ये बेसिस पे देखने को मिलेगी कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंटरवेंशंस लिए, इसलिए गवर्नमेंट को इसका हमें क्रेडिट भी देना चाहिए. इट ऑल्सो कन्फर्म्स, देखो ये आया है, इसने सराहना दी है, बट इसने कुछ गैप्स को भी सामने रखा है कि न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस के अंदर गैप्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, कॉम्प्लीमेंटिंग द सेमी सॉलिड फीडिंग विद कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम 6 months ऑनवर्ड. ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिकमेंड किया जाता है कि मदर का जो मिल्क है वो तो चले ही, बट उसके बाद सेमी सॉलिड फीडिंग जो है वो भी बच्चे की स्टार्ट हो जाए. बट ये जो पुअर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड इसका रीज़न है बेसिकली अवेयरनेस. मदर्स को पता ही नहीं है कि उनको अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, आफ्टर 6 months कैसे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. द फैक्ट दैट 20% ऑफ द चिल्ड्रन इन हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप आर ऑल्सो स्टंटेड इंडिकेट पुअर नॉलेज इन फूड सेलेक्शन
एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड चाइल्ड्स एबिलिटी टू स्वॉलो मैश्ड फीड। ठीक है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि 6 मंथ्स के बाद चाहें तो बच्चे को मैश कर कर, जैसे कैरेट्स हो गए, ठीक है, टोमेटो हो गया, उसको मैश कर कर उसको खिलाया जा सकता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिशन जाए जो कि एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है। देयर इज़ नीड टू रिविजिट द नोडल सिस्टम। न्यूट्रिशन प्रोग्राम को हमें देखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग सिंस 1975, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के अंडर वर्क करता है। एंड एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, वेदर इट इज़ राइट सिस्टम फॉर रीचिंग मदर चाइल्ड इन फर्स्ट 1000 days ऑफ दी लाइफ। ठीक है, अब देखो ICDS पे डिपेंड होकर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं हमने मिस कर दिया है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट को विद दी प्रेग्नेंट मदर्स एंड द चिल्ड्रन that the public health sector provides during the antenatal care services and the child immunization services। तो देखो ICDS की वजह से ये देखने को मिला है कि थोड़ा सा गैप हो गया है। जितना इंटरेक्शन होना चाहिए था प्रेग्नेंट मदर्स के साथ, चिल्ड्रन के साथ, वो कहीं ना कहीं हमें हैम्पर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देयर इज़ नीड टू एक्सप्लोर कि हम एक ऑल्टरनेटिव वे लेकर आ सके टू डिस्ट्रीब्यूट ICDS इन अ मच बेटर वे। ठीक है, कि हम टेक होम राशन पैकेट्स हो गए, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हो गया, फ्री आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑफ ICDS टू अंडरटेक टाइमली काउंसलिंग ऑन एप्रोप्रिएट मैटरनल एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मेन स्ट्रीम जो हमारा गोल है उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा एंड उनको बोलना पड़ेगा कि आप टाइमली काउंसलिंग करो ऑन एप्रोप्रिएट मैटरनल एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर वेज में वर्क करो। वी नीड टू सिस्टमैटिकली रिव्यू द स्टेटस, डेवलप एंड टेस्ट अ न्यू सिस्टम जो कि कंबाइन करेगा ह्यूमन रिसोर्स को ICDS का, क्योंकि 1975 से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये कार कर रही है एंड सक्सेसफुल रही है। एंड हेल्थ फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द थिंग्स हमें क्या करना है, हमें जो गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करनी है। मदर एज वेल एज चाइल्ड दोनों की स्माइल बरकरार रहे, इसके लिए हमें वर्क करना है। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो है वो एक बड़ा रीज़न है, उसके लिए हमें मेजर जो इंटरवेंशन है वो लेने होंगे। एक और आर्टिकल हमें देखने को मिला, राइट इंटेंट बट कंफ्यूजिंग कंटेंट। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें देखने को मिला है कि जो ड्राफ्ट ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के आए थे उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें कंफ्यूजिंग दिखती हैं इन कंटेंट। द प्रपोज्ड मार्केट ऑफ ई-वेस्ट रिसाइकलिंग अपीयर्स अनरियलिस्टिक। ठीक है, ई-वेस्ट रिसाइकलिंग की जो प्रपोज्ड मार्केट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि अनरियलिस्टिक टर्म्स ज़्यादा है। फर्स्ट तो ये है कि लार्ज स्केल रिसाइकलिंग ऑफ ई-वेस्ट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी इन इंडिया। इतना ज़्यादा प्रॉपर वे में नहीं आया पाया है अगर हम इन रियलिटी देखें। एंड रिसाइकलिंग ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल इज कैरिड आउट विद इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और वो भी इनएफिशिएंट एंड अनसेफ टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू होता है। एट टाइम व्हेन टेक्निकल feasibility and commercial viability of different recycling technologies approaches for e-waste component is being worked upon in India. A target to recycle 60% of e-waste generated in 2022-2023 appears too optimistic. तो हमारे ये जो थिंकिंग है ना, ये थॉट है कि हम 60% ऑफ ई-वेस्ट जो जनरेट हो रहा है 2022-2023 के बीच में उसको हम प्रॉपर वे में रिसाइकल कर देंगे, वो हमें डिस्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा बेसिस पर वर्क करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बेटर बनाना होगा। सेकेंड देखो क्या मेजर इशू है, इफ़ द रेगुलेटरी टारगेट्स वर टू क्रिएट अ वाइब्रेंट मार्केट फॉर रिसाइकलिंग, द एग्जिस्टिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लेयर्स वुड हैव टू प्ले अ क्रूशल रोल। अभी क्रूशल रोल नहीं देखने को मिला है हमें, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल प्लेयर्स का दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा, तभी बेटर हो पाएगी सिचुएशन। इन लाइट ऑफ दिस द कंप्लीट साइलेंस ऑन रेगुलेटिंग द रजिस्टर्ड कलेक्टर्स हो गए, डिसमेंटलर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन इज पजलिंग। ठीक है, इन सब बेसिस पर हमें देखने को मिल रहा है कि पजल्ड है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर अकाउंट्स फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ई वेस्ट प्रोसेस्ड इन इंडिया। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा इंक्लूडेड है। मोस्ट ई वेस्ट पॉलिसी डिबेट्स हैव सेंटर्ड अराउंड द इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इनटू द फॉर्मल सिस्टम। क्या बोलने, ज़्यादातर जो डिबेट होती है उसमें ये बोला जाता है कि क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इनफॉर्मल सेक्टर को इनटू द फॉर्मल सेक्टर एंड रेगुलेशंस को लेकर आओ। हाउएवर प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच इंटीग्रेशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट विदाउट स्पेसिफाइंग कि व्हाट आर दी इंटरवेंशन दैट दे हैव टू टेक। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोल तो दिया जाता है कि आप इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में
इंक्लूड कर दो, इससे क्या होगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट और भी ज़्यादा बेटर हो पाएगा। बट उनको बताया नहीं जाता, स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि उनको ये कैसे करना है। द कमेटी फॉर एग्जाम्पल, देखो ये जो कमेटी है, ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को देखती है बेसिकली, ये इसका देखो जैसे इसके पास क्या एग्जांपल दिया गया कि इनके पास पावर है कि ये प्रोडक्ट वाइज कॉन्ट्रवेंशन फैक्टर्स को लेकर आ सकते हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स को। एंड उसके फर्दर हम क्या देख पाएंगे कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड जो है उसका पैसा हमें कहाँ कहाँ पर लगाना है, क्या क्या पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कुड बी यूटिलाइज्ड एंड रिजॉल्व द डिसॉल्व्स and remove any difficulty in smooth implementation of these regulation. With such an institutional mechanism could provide more certainty in implementation. There is lack of representation in the committee. अब देखो ये सब पावर हैं उसके पास, पर हमें क्या इशू देखने को मिलता है इस कमेटी के अंदर, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। एंड जितने लोग जैसे होने चाहिए वैसे उतने नहीं हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर लोग हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, आईटी मिनिस्ट्री से हैं, बट ई वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास वाइडर नॉलेज हो, साइंस की हो, एकेडमिया की हो, सिविल सोसाइटी से वो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हो। तो ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन हमें कमेटी में नहीं देखने को मिलता है। तो द ड्राफ्ट ई वेस्ट रूल्स प्रपोज अ फ्यू पॉजिटिव चेंजेस, जैसे कि जो डेफिनेशन है ई वेस्ट की वो बढ़ा दी है, एंड उसके बाद पेनल्टीज़ भी बढ़ा दी हैं। अगर आप रूल्स को ब्रेक करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फंड बेस्ड ऑन पल्यूटर पेज प्रिंसिपल आ गया है कि अगर आप पल्यूट कर रहे हो तो आपको पे भी करना पड़ेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज किया जा रहा है यहाँ पर इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स को। ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट देखो इनके साथ साथ हमें क्या रिक्वायरमेंट है, केयरफुल डेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड हमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में पैरिटी बनाना होगा, और भी ज़्यादा बेटर वे में देखना पड़ेगा कि कैसे जो ई वेस्ट है वो और भी ज़्यादा रिसाइकल हो पाए। अब बात करते हैं हम पेज नंबर 9 की। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, हमें एक आर्टिकल देखने को मिला बड़ा सा। देखो इस आर्टिकल की जिस्ट में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है द प्रोजेक्ट नेत्र। जब हम प्रोजेक्ट नेत्र की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन स्पेस, जिससे हम डिटेक्ट कर पाएँ डेब्रिस को, ठीक है। डेब्रिस मतलब आप अगर लिटरल सेंस में देखें तो कचरा, ठीक है। तो हमें स्पेस में जो कचरा देखने को मिलता है, कोई पुरानी सैटेलाइट हो गई, कोई पुराना कोई स्टेप लिया गया है, ठीक है, उसके बाद वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, बट वो क्या हो रहा है, वो घूमता चला जा रहा है। तो ये जो क्रिएट हो जाते हैं ना डेब्रिस, ठीक है, जो कि हैजार्ड क्रिएट कर सकते हैं इंडियन सैटेलाइट्स के लिए, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अंडर द प्रोजेक्ट इसरो प्लान्स टू पुट अप मैनी ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज़, कनेक्टेड रडार्स हो गए, जैसे टेलीस्कोप हो गया, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, एंड इनके थ्रू जो डिटेक्शन है उसको किया जाएगा मल्टी फैसेटेड वे में। एंड दे कैन अमंग अदर स्पॉट, ट्रैक एंड कैटलॉग ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतने छोटे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अप टू द रेंज ऑफ 3400 किलोमीटर एंड इक्वल टू द स्पेस ऑर्बिट ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर्स। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो द प्रोजेक्ट विल गिव इंडिया इट्स ओन कैपेबिलिटी इन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जैसे कि हम स्पेस में प्रिडिक्ट कर सके कहीं ना कहीं कि कोई डेब्रिस है तो वो थ्रेट तो नहीं है, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। नेत्र इवेंचुअल गोल इज टू कैप्चर GEO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सीन एट 36,000 किलोमीटर्स वेयर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट, ठीक है। मेन गोल ये है कि वहाँ पर देखा जा सके, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर कोई डेब्रिस उनको डिसरप्ट कर देगा तो हमें ही दिक्कत होगी। इफेक्ट्स वुड मेक इंडिया अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टुवर्ड्स ट्रैकिंग, वार्निंग एंड मिटिगेटिंग स्पेस डेब्रिस। देखो इंडिया जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें पता है हमारी सैटेलाइट्स एंड सब कुछ, ठीक है, बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं, बट हमारे पास ये कैपेसिटी भी अब प्रोजेक्ट नेट के थ्रू हो गई है कि हम ट्रैक कर सकें, वार्न कर सकें, ऑल्सो स्पेस डेब्रिस को देख सकें। तो हम अपने लिए तो फ़ायदा करेंगे और कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदा करेंगे, इसीलिए प्रोजेक्ट नेट हमें आता हुआ नज़र आया। एक और आर्टिकल है यहाँ पर, UPI द डॉन ऑफ डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। यहाँ पर देखो UPI के बारे में डिस्कशन किया गया है, एंड उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव, उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो UPI क्या है, UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था, एंड NPCI दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको लेकर आई थी एज एन इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय NPCI फॉर इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, कि इमीडिएटली फंड ट्रांसफ़र होता है। जैसे UPI के थ्रू आपका क्या हुआ
होगा, कोई पेमेंट करनी है, यूपीआई किया, एकदम से पैसे चले गए, ठीक है, तो इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र होता है। प्राइमरी रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ यूपीआई इज़ दैट ये एक्सेप्ट करता है ट्रांजैक्शन को एज स्मॉल एज 1 रुपी फ्रॉम द मर्चेंट, एंड मर्चेंट को उसके ऊपर MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी नहीं देना पड़ता, तो उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। एंड दे हैव टू पे टू देयर बैंक्स, ठीक है, वो नहीं देना पड़ता, उसकी एब्सेंस है, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो उसको गेन कर रहा है। द इकोसिस्टम इन विच UPI थ्राइव्स इज़ नॉट टू बी मिस्ड, the presence of high-speed internet in many parts of the country, technologies that power a smartphone, cloud computing, modern software and engineering technologies that fulfill a transaction in a few seconds. तो basically UPI जो है वो अगर हम क्लोजली देखें तो वो कैसे चल रहा है, वो इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। तो हाई स्पीड इंटरनेट जो है उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं इसको देख रही है, तो हमें ये देखना है कि हाई स्पीड इंटरनेट हम अपने देश के हर पार्ट में प्रोवाइड करें, टेक्नोलॉजीज़ को और भी ज़्यादा बेटर बनाएं, स्मार्टफोन्स को बेटर बनाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर ध्यान दें, मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ध्यान दें, ये सब यहाँ पे किया गया। तो इन वाइडर सेंस यूपीआई एक एडवांस्ड वर्जन है IMPS का, दैट इज़ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज का, एंड ये एकदम से जो फंड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है टू मेक कैशलेस पेमेंट फास्टर, ईजियर एंड स्मूदर, एंड इससे जो कैशलेस इकोनॉमी हम लाने की बात करते हैं, उसको अटेन करने की बात करते हैं, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं। यूपीआई इज़ अ सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट। एक इसका फ़ायदा ये भी है कि ये मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं मर्ज कर देता है, एंड मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर, सीमलेस फंड रूटिंग, मर्चेंट पेमेंट इनटू वन हुड, ठीक है, एक ही हमें छत के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड NPCI जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया विद 21 मेंबर बैंक्स इन 2016। तो इस आर्टिकल के अंदर यूपीआई क्या है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, एंड यूपीआई की जो वैल्यू है वो तो हम लोगों को पता ही है, डे टू डे लाइफ में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया 2016 के अंदर। पेज नंबर 10 पर हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया टू गिव मिनरल्स टू इंडियन EV मेकर्स। देखो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल सेट कि वो सप्लाई करने वाले हैं क्रिटिकल मिनरल को जो कि रिक्वायर्ड होता है इंडिया के जो कि रिक्वायर होगा इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फॉर्म करने के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है, एंड अलग स्ट्रेटेजिक एरियाज़ जो हैं वहाँ पर वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो रिलेशन है ना वो और भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, जो मिनरल है, वो हमें ये प्रोवाइड करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ द रिसोर्सेज टू हेल्प इंडिया फुलफिल इट्स एम्बिशन, कि हम लो कर सकें अपने जो एमिशंस हैं उनको, एंड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं हम उसको पूरी कर सकें, ठीक है, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारी मदद कर रहा है। एंड इट विल मीट ग्रोइंग डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स टू हेल्प इंडिया स्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिफेंस एज वेल एज स्पेस इंडस्ट्री दोनों का ही हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। सोलर पैनल्स जो हैं, बैटरी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ठीक है, इनमें भी हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक मेजर एक आर्टिकल था जिसमें हमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो एंगेजमेंट है वो एक अलग वे में एक और लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव वे में हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। पेज नंबर 11 पर आर्टिकल है न्यू इंडियन इनवॉइस फॉर की कंट्रीज़। देखो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसको अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं, एंड सेल्फ अवेयरनेस के रूप में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियाज़ एम्बेसडर टू भूटान रुचिरा कंबोज को अभी क्या कर दिया है, उनको प्रमोट कर दिया एक तरीके से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस के तौर पर। मतलब उनकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है अगर आप इन ट्रू सेंस देखो। एंड इंडिया के हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश विक्रम दोरास्वामी जो थे वो इज़ लाइकली टू बी द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है, एंड ये आर्टिकल इसलिए इंक्लूड करा गया है जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस के रूप में जानें, एंड आगे देखो जो भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आती रहेंगी बातें, जो भी बयान इंडिया देगी उनका यहाँ पर हमें नाम देखने को मिलेगा, रुचिरा कंबोज का हमें नाम देखने को मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है। चलिए पेज नंबर 12 पर इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रिवॉल्यूशन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि डिजिटल रिवॉल्यूशन देखनी है तो इंडिया के अंदर देखो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर फ्लरिश कर रही है, एंड हम क्या कर रहे हैं, मेरी पहचान डिजिटल इंडिया भाषणी, ठीक है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस एंड अ चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम एट एन इवेंट एट गांधीनगर, ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉन्च किया है, एंड उन्होंने बोला कि मेरी पहचान डिजिटल इंडिया
इन्होंने इसको सर्टेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बोला जा रहा है कि देखो इंडिया के अंदर जो डिजिटल हमें रिवोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है, एंड हम नए नए इंटरवेंशंस को लेकर आ रहे हैं, एंड बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो गई हैं। पहले क्या है, पहले हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था बहुत सारी अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। उससे हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिल गया है। एंड ड्यूरिंग हिज स्पीच ही इज मैंशनड डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई की अगर हमने बात करी अभी अभी वो हो गया, कोविन हमें कोविड के टाइम पर हमें देखने को मिला, डिजिटल लॉकर हो गया। इन्होंने और भी ज़्यादा ईज़ ऑफ लिविंग जो सिटीजन्स का है उसको कहीं ना कहीं अनेबल किया है, तो इसके बारे में बात करी गई थी। एंड ये जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च्ड मल्टीपल डिजिटल पोर्टल एट द ऑनगोइंग डिजिटल इंडिया वीक 2022। उसके अंदर हमें पोर्टल आता हुआ नजर आया, मेरी पहचान डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस एंड चिप्स टू स्टार्टअप जैसे C2S प्रोग्राम एट द इवेंट ऑफ गांधीनगर, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला, डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें ये आर्टिकल देखने को मिला है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रो 16.8%, इम्पोर्ट सर्ज 51%, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का अगर हम मर्केंटाइल ट्रेड देखें तो डेफिसिट जो है इट हैव हिट अ फ्रेश हाई ऑफ 25.63 बिलियन जून के अंदर, एंड इम्पोर्ट जो हैं वो भी हमारे सर्ज हो गए हैं 51% टू 63.6 बिलियन। एंड ये अगर हम देखें इन टोटल तो ये जो आर्टिकल है ये कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इन एक्सपेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सिचुएशन और भी ज़्यादा हमें मतलब ठीक नहीं देखने को मिलती, उसको गलत माना जाता है। एंड जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि एक इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। कोल इम्पोर्ट्स मोर देन ट्रिपल, ठीक है, कोल का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ट्रिपल वे में हमें बढ़ता हुआ नज़र आया है। वाइल इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड grew over 16.9% exceeding 2.6 billion and petroleum imports rose 94.2%, ठीक है। एंड नॉन पेट्रोलियम जो इंपोर्ट्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आए, इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स हैव बिकम वेरी हाई, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपोर्ट्स दैट आर डन बाय इंडिया, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। एंड 4 ऑफ इंडियाज टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम्स सॉ अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उनमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, उनमें हमें एक कमी देखने को मिली है, इसलिए ये एक अलार्मिंग काइंड ऑफ हमें आर्टिकल देखने को मिला जो कि ये बताता है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, सिचुएशन को बेटर करना होगा, एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ावा देना होगा एंड इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। एंड देखो गोल्ड के ऊपर तो सरकार कर भी रही है, अभी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी लगा दी है, तो थोड़े धीरे धीरे जो इंटरवेंशंस हैं उनको लेने पड़ेंगे जिससे सिचुएशन बेटर हो पाए। और अब आगे हमें क्या देखने को मिला, आगे हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट सेट टू होल्ड फर्म ऑन डेफिसिट टारगेट। देखो इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद ग्लोबल चैलेंजेस, बट अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम और भी बेटर वे में देख सकें, एंड हमें जो डेफिसिट हैं, ठीक है, उनके टारगेट्स को देखना होगा प्रॉपर वे में। यहाँ पर ये बोला गया है, देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बगल वाला आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल स्लिप्स एज रिसेशन फियर्स बैलेंस टाइट सप्लाई। ऑयल हमें क्या देखने को मिला कि ऑयल एज लोअर ऑन मंडे as fears of global recession that would hit demand overshadowed concern of tight supply amid lower OPEC output, unrest in Libya and sanction on Russia। देखो सिचुएशन हमें पता है इस समय इंटरनेशनल वर्ल्ड में ठीक नहीं चल रही है, अनरेस्ट हमें लिबिया के अंदर देखने को मिल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन का जो सिचुएशन चल रहा है वो चल ही रहा है, और बताया जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। इसी के बेसिस पर हमें जो ऑयल है, ठीक है, उनके प्राइजेस हमें ऊपर नीचे होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड हमें जो सिचुएशन है वो अलग सी नज़र आ रही है। अगर हम देखें ब्रेंट क्रूड ऑयल को, इट फेल 25 सेंट या फिर 0.2% टू दिस पर्टिकुलर नंबर अ बैरल एट 1015 GMT आफ्टर फॉलिंग ओवर $1 इन अर्ली ट्रेड। अब देखो जो रिस्क है ना इस टाइटल टू द डाउन साइड एज ट्रेडर्स आर कंसर्न अबाउट स्लोइंग ऑयल डिमांड। जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंसर्न रख रहे हैं कि अगर ऑयल डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे ऊपर कितना नुकसान होगा, ठीक है, एंड इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा तो हमें कितनी दिक्कत होगी। तो जो इकोनॉमिक सेशन आ रहा है बेसिकली यूएस से रिलेटेड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। ब्रेंट केम क्लोज टू दिस ईयर टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ $147 अ बैरल reached in 2008 as Russia invasion to Ukraine added to supply concern, ठीक है, हमें सप्लाई कंसर्न की वजह से जो रशिया यूक्रेन का इशू है उसकी वजह से ये जो कंसर्न है, ये जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। इसी के रिगार्डिंग देखो इसी से कॉम्प्लीमेंट्री एक और आर्टिकल आया है, ऑयल कैन टच
$380 इफ़ रशिया कट्स आउटपुट। रशिया यूक्रेन की वजह से पहली परेशानी चल रही है, हमें जो प्राइजेज़ हैं उनमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब रशिया अगर कट कर देगा आउटपुट को तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाएगी एंड और भी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बढ़ जाएगी, रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। रशिया इज़ नॉट कोऑपरेटिंग एंड रिटेलिएटिंग बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, इट सेड, एडिंग दैट मॉस्को कैन कट आउटपुट बाय अप टू 5 मिलियन विदाउट एक्सेसिवली हर्टिंग इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करी गई है। तो बेसिक आपको ये याद रखना है कि ऑयल के जो प्राइजेस हैं उनमें हमें बड़ा उचरताव, ठीक है, ये सब देखने को मिल रहा है एंड सिचुएशन बिगड़ रही है। ग्लोबल रिसेशन कहीं ना कहीं आ रहा है इसकी वजह से एंड अनरेस्ट हो रहा है लिबिया में। रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है। ये सब जो है ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइजेस हैं उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो इसके अंदर क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की बात करी गई थी तो हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट को समझना स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिसिट की अगर हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, तो एक फिस्कल ईयर में एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर को देखा जाता है ओवर टोटल रिसिप्ट एंड उसके अंदर जो बोरोइंग होती है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर फिस्कल डेफिसिट को हम कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, पर उसके अंदर बोरोइंग हट जाएगी। क्यों? क्योंकि बोरोइंग हटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना डेफिसिट है, नहीं तो बोरोइंग के थ्रू तो हम उनको फाइनेंस कर सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जाता है। फिस्कल डेफिसिट शो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दर्शाता है कि कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को जिससे वो इस डेफिसिट को फाइनेंस कर सके, इसको हटा सके। ठीक है, ये एक मेजर एक चीज़ है। फिस्कल डेफिसिट रिफ्लेक्ट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये आता हुआ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है कि वो डेफिसिट को ठीक कर सकें या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उनकी जो डिमांड है, ठीक है, उसको रेज कर सके या उसको मीट कर सके। तो ये है अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिर देखो हमें आर्टिकल देखने को मिला ऑन विंडफॉल टैक्स टू ऐड टू किटी। देखिए पेज नंबर 8 पे नहीं है, ये लेटर में है, शायद 13 एंड 14 पेज पर हमें ये आर्टिकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो विंडफॉल टैक्स टू ऐड टू किटी बाय 1.3 लाख करोड़। देखो यहाँ पर विंडफॉल टैक्स की बात करी गई है, यहाँ पर भी इस आर्टिकल में भी विंडफॉल टैक्स की बात करी गई है कि गवर्नमेंट विल रिव्यू द जस्ट इंट्रोड्यूस्ड विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल एंड फ्यूल एक्सपोर्ट एवरी 2 वीक्स। ठीक है, हर 2 वीक में क्या होगा, ये जो विंडफॉल टैक्स है ये जो लगाया जा रहा है ऑयल के ऊपर, ठीक है, इसको देखा जाएगा एंड इसको देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि फॉरेन करेंसी रेट्स क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस में क्या हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। बट नो लेवल हैव बीन फिक्स्ड फॉर इट्स रिकॉल। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये विंडफॉल टैक्स क्या है। तो देखो सिंपल भाषा में अगर एक कंपनी बेनिफिट को लेती है, फाइनेंशियल गेन को कहीं ना कहीं देखती है एंड इस बेसिस पर कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो गेन देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन देखने को मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है विंडफॉल प्रॉफिट। कि विंडफॉल का मतलब ये है कि आपके मतलब डोमेस्टिकली आपका ये नहीं बना है कि आपने अपनी यूनिट को बेटर बनाया है, आपने ज़्यादा लोगों को एक्वायर किया है या आपकी कंपनी बेटर कर रही है, आप नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, नहीं, आपके बेसिस पर चीज़ें नहीं बढ़ी हैं, ये बढ़ी हैं विंडफॉल बेसिस पर, यानी विंड यानी भारी हवा के बेसिस पर हमें देखने को मिला है कि जो प्रॉफिट है वो आ रहा है। गवर्नमेंट टिपिकली लेवाई अ 1 टाइम टैक्स ओवर सच, ये जो प्रॉफिट्स हो जाते हैं एंड इनको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स। ठीक है, सिंस एनर्जी कंपनीज आर गेनिंग प्रॉफिट नॉट बिकॉज ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोसेसेस। अभी एनर्जी कंपनीज की अगर हम बात करें, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं करा है उन्होंने, जिसके बेसिस पर हम देखें कि कहें कि जो प्रॉफिट है वो उनकी डोमेस्टिक इंटरवेंशंस की वजह से आया है, बट ये आया है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया। इससे बूस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को एंड हेल्प करेंगे फंड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन फ्रॉम रैम्पेंट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से जो दिक्कत हो रही है वल्नरेबल सेक्शन को, उसको कहीं ना कहीं हम फंड कर पाएंगे इस विंडफॉल टैक्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये जो विंडफॉल टैक्स है ये क्रूड ऑयल एंड फ्यूल के ऊपर लगा दिया गया है एंड इसके थ्रू हमें देखने को मिलेगा कि जो पैसा आएगा उसको फर्दर
इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक इट। ऐसे ही आप हमारे साथ द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर करते रहिए। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।